हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय सत्ता के प्रति राजपूतों की नीति, सहयोग अथवा प्रतिरोध। सहयोग की नीति रही या प्रतिरोध की नीति रही, इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास का विभाजन अगर हम करें उसके अंतर्गत 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी का जो समय माना जाता है वो भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। उसे राजपूत युग की संज्ञा दी जाती है, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का समय। लेकिन जब 12वीं शताब्दी के बाद 13वीं शताब्दी में जब तुर्कों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, गंगा यमुना के दोआब मैदान पर उनका अधिकार स्थापित हो गया था, तो उन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में इन तुर्कों ने राजपूताना पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयास किए थे, किंतु इसमें उन्हें स्थायी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूतानों पे अधिकार स्थापित किया था रणथंभौर पर, चित्तौड़ पर। 1303 का चित्तौड़ का युद्ध प्रसिद्ध है, इन पे अधिकार किया था उसने, किंतु ये उसका जो आधिपत्य था राजपूताना पर वो दीर्घ काल तक स्थायी नहीं रह सका और लगभग 3 वर्षों तक, यानी कि 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तब से लेकर 1526 यानी पानीपत का युद्ध, इब्राहिम लोदी का समय हम मान सकते हैं के शासनकाल तक दिल्ली के सुल्तानों ने राजपूत नरेशों के साथ कभी भी समानता का व्यवहार नहीं किया। समय समय पर इन दिल्ली के सुल्तानों ने राजपूताना पर समय समय पर आक्रमण किया और इन्हें अपने अधीन किया और राजपूत राजकुमारियों से इन्होंने बलात् विवाह किए। विवाह संपन्न होने के बाद इन राजपूत राजाओं के प्रति दिल्ली के सुल्तान किसी तरह की कोई किसी तरह का कोई पारिवारिक संबंध स्थापित नहीं किया इनके साथ। राजपूत राजाओं के प्रति उदार भी नहीं बने और जो राजपूत कन्याएं थी उन्हें हिंदू धर्म का परित्याग करके इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश भी कर दिया जाता था। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तुर्क की शासनकाल में, सल्तनत काल में, तो सल्तनत काल में दिल्ली के सुल्तानों और राजपूत नरेशों के बीच किसी तरह का कोई सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं था। ये सुल्तान राजपूतों के प्रति किसी तरह की समानता का व्यवहार नहीं करते थे। इस वजह से राजपूत दिल्ली में चाहे कैसी भी कितना भी शक्तिशाली सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठा हो, दिल्ली के सुल्तान कितने भी उन्होंने शक्तिशाली मान लिए हो, किंतु उन्होंने हृदय से कभी भी उनका सम्मान नहीं किया और जब उनको अवसर प्राप्त होता था तभी वो स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। इसके बाद अगर हम चर्चा करें राणा सांगा की, तो राणा सांगा के नेतृत्व में सबसे पहले राजपूत शासकों ने उत्तर भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया था। यानी कि राणा सांगा के नेतृत्व में खानवा के युद्ध में पहली बार राजपूतों में एकता स्थापित हुई थी, एकता देखने को मिली थी। किंतु खानवा के मैदान में मुगल संस्थापक बाबर था, उससे राणा सांगा पराजित हुए और राणा सांगा की पराजय और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु, राजपूतों के उत्तरी भारत पर अपनी जो सर्वोच्चता स्थापित करने का उन्होंने सपना देखा था, वो सपना उनका धूमिल हो गया था, नष्ट हो गया था। और उन राणा सांगा को अपनी इस कोशिश में कि राजपूतों का उत्तरी भारत पर शासन स्थापित हो, उनकी सर्वोच्चता स्थापित हो का प्रयास बुरी तरह विफल हो गया था और इसके बाद राजपूतों की एकता भी छिन्न भिन्न हो गई थी। अब राजपूत अपने क्षेत्रीय हितों में फंस गए थे, उनमें आपस में गृह युद्ध सा आरंभ हो गया था, एक दूसरे के प्रति वो षड्यंत्र रचने लग गए थे। तो इस प्रकार जब 1526 के बाद में जब दिल्ली पे, या हम कहें कि उत्तर भारत में जब मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, तो उसके साथ साथ ही राजस्थान की स्वतंत्रता, उसकी राजनीतिक शक्ति, विद्या और कला का भी ह्रास होने लगा था। हम गोपीनाथ शब्दों में अगर इस बात को क्लियर करें तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार खानवा के युद्ध ने राजपूत शक्ति को हमेशा के लिए कुचल दिया और राजपूतों का नक्षत्र राजनीतिक स्थिति से अस्त हो गया। तो इस प्रकार जो खानवा का युद्ध था वो राजपूत सर्वोच्चता के लिए घातक सिद्ध हुआ। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि इस युद्ध में राजपूत शक्ति निर्बल हुई थी, किंतु खानवा के युद्ध के बाद और
अकबर का समय जो बीच का समय है, यानी कि बाबर खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया और उसके बाद बाबर कुछ समय जिंदा रहा, फिर वो मर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको भी समय कम मिला। उसके बाद हुमायूं भी इतना योग्य नहीं था कि वो इन राजपूत शक्तियों पर अंकुश लगा सकता था। तो हम कहने का मतलब ये है कि जो राजपूत शक्ति खानवा के युद्ध के समय निर्बल हो गई थी, शक्तिहीन हो गई थी, इतना उसको समय प्राप्त हुआ कि वो उसने पुनः अपनी शक्ति को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। तो कहने का मतलब है कि राजपूत शक्ति निर्बल तो अवश्य हो गई थी, किंतु राजपूतों में अभी भी शक्ति संगठन का साहस समाप्त नहीं हुआ था। और मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के पहले तक राजपूत राज्य दिल्ली के शासकों के लिए हमेशा समस्या बने रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि 1530 में राजस्थान की स्थिति कैसी थी। तो सांगा को पराजित 1526 के बाद, यानी कि खानवा के युद्ध के बाद सांगा को जब पराजित कर दिया गया, उसके बाद बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया, चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित किया। और चंदेरी के युद्ध के बाद बाबर अफगानों की समस्या को हल करने में व्यस्त हो गया था, किंतु इसलिए उसे इस राजस्थान पर आक्रमण करने का पुनः अवसर नहीं मिल पाया। 1530 ईस्वी के अंत में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बाबर का जो उत्तराधिकारी था हुमायूं, वह विलासी था, आक्रमण्य था, अयोग्य था। उसे प्रारंभ से ही आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों से जूझना पड़ा था। अपने साम्राज्य का विभाजन उसे अपने भाइयों में करना पड़ा था। इस वजह से खानवा के युद्ध के बाद राजपूतों को अपनी शक्ति को संगठित करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने इन तत्कालीन परिस्थितियों का लाभ नहीं उठाया। उस समय राजपूत जो शासक थे प्रमुख राजस्थान के, वो थे मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, बूंदी, कोटा। ये प्रमुख राजपूत वंश थे जो राजस्थान के भिन्न भिन्न भागों में शासन कर रहे थे। जयपुर यानी कि आमेर राज्य का इस समय महत्व गौण था। ये जब अकबर के समय इसका महत्व बढ़ता है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ जो राजवंश था वो भी पारस्परिक कलह में डूब गया और धीरे धीरे उसकी शक्ति भी कमजोर पड़ने लग गई थी। गुजरात के आक्रमण ने मेवाड़ की शक्ति को और अधिक कमजोर बना दिया था। उधर मारवाड़ में इस समय राव गंगा का शासन था और उसकी मृत्यु के बाद मालदेव मारवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा। मालदेव एक योग्य शासक था और महत्वाकांक्षी था। उसने राणा सांगा की रिक्त स्थान की पूर्ति करने का उसने प्रयास किया। राजपूतों की शक्ति बढ़ाने का उसने प्रयास किया, क्योंकि वो एक साहसी सेनानायक था और अपनी निरंतर विजयों से उसने एक तरफ तो मारवाड़ राज्य की सीमाओं का विस्तार कर लिया और दूसरी तरफ अपने राज्य को उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। पूर्वी भारत में जहां बात करें, आमेर के कछवा राजवंश का शासन था, परंतु इस अवधि में इनमें कछवा राजवंश में पारस्परिक कलह बना हुआ था, जिससे कि ये शक्तिहीन था। नागौर और जालोर आदि क्षेत्रों पर पठानों का शासन था इस समय। वहीं बूंदी कोटा के हाड़ा राजपूत भी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के लिए और उसको सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील थे। इसके बाद हम बात करें अकबर और राजपूत राज्यों के बीच में संबंध कैसे थे। इससे पहले हम थोड़ा हुमायूं और बाबर का जो उत्तराधिकारी हुमायूं और हुमायूं के बाद में शेरशाह के समय में राजपूत और केंद्रीय सत्ता के बीच कैसे संबंध रहे, इस पर थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। तो हुमायूं के समय में राजस्थान में तो महत्वपूर्ण राज्य थे, एक मेवाड़ और दूसरा मारवाड़। जो मेवाड़ राज्य था उस पर राणा सांगा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र रतन सिंह गद्दी पर बैठा और उसके बाद में हम इसमें देखते हैं कि ये जो समय था हुमायूं के समय मेवाड़ राज्य का, उसमें मेवाड़ राज्य में आंतरिक कलह उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि सांगा ने अपने जीवन काल में ही अपनी जो प्रिय पत्नी थी हाड़ा रानी कर्मावती के पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को रणथंभौर का दुर्ग 60 लाख वार्षिक आय की जागीर प्रदान कर दी थी। इस वजह से रतन सिंह जो था उसको
रतन सिंह जो कर्मावती थी वो रतन सिंह को नहीं चाहती थी कि सांगा का वो उत्तराधिकारी बने, और रतन सिंह ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समय मेवाड़ राज्य जो राणा सांगा के समय एक शक्ति संपन्न था उत्तर भारत में, जहाँ सुरक्षित स्थापित करने के सपने भी राणा सांगा ने देखे थे, वहीं हुमायूं के समय में मेवाड़ राज्य की स्थिति कमजोर बन गई थी। वहीं मारवाड़ राज्य में इस समय मालदेव था, और मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में जो प्रसिद्ध गिरी सुमेर का युद्ध हुआ था, वो युद्ध भी इतिहास प्रसिद्ध है, जो मालदेव की वीरता को दर्शाता है। अब हम इसमें आते हैं गिरी सुमेर के युद्ध जो 1544 में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, इसकी डेट ध्यान रखिए। और ये मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अकबर और राजपूत शासकों के बीच पारस्परिक संबंध कैसे थे, सहयोग के थे या प्रतिरोध के थे। तो ये संबंध हम इस पर चर्चा करते हैं। तो जब जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो उसके उपरांत उसका जो पुत्र अकबर था वो मुगल साम्राज्य का स्वामी बना था। अकबर प्रारंभ से ही एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। वह न केवल उत्तर भारत वरन संपूर्ण भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसने इस बात को भी समझ लिया था कि बिना राजपूतों के सहयोग के वो हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य को स्थायी रूप से स्थापित नहीं कर सकता था। उसे राजपूतों के महत्व की भी जानकारी थी। राजपूतों के सक्रिय सहयोग के बिना वह किसी भी प्रकार की राजनीतिक या सामाजिक एकता भी स्थापित नहीं कर सकता था। इसलिए इस बात को वो भली भांति जानता था कि राजपूतों के साथ मैत्री संबंध स्थापित करना और उनके साथ सहयोग प्राप्त करना मुगल साम्राज्य के अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसने इस चीज़ को कर भी दिखाया। और मुगल साम्राज्य का जो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ था वो राजपूत बने अकबर के समय में। तो उसने अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्री संबंध और सहयोग की नीति का उसने सूत्रपात किया। उसे अपने शासन काल में 3 तरह के राजपूत शासकों का सामना करना पड़ा। पहले वे ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की, और अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करके शाही व्यवस्था में घुल मिल गए। इन राजपूत शासकों में आमेर आ जाते हैं, बीकानेर, जैसलमेर आदि शासकों का नाम लिया जा सकता है। तो दूसरे प्रकार के वे राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर का डटकर सामना किया, डटकर इनसे युद्ध किया, लेकिन वो परास्त हो गए और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और मुगल सम्राट को अपनी सेवाएं देते रहे। इन शासकों में रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा का नाम लिया जा सकता है। तो तीसरे प्रकार के शासकों में ऐसे राजपूत शासक आते हैं जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता बेचने की अपेक्षा अकबर से युद्ध करना ही उचित समझा, चाहे उन्हें असीम कष्ट ही क्यों न उठाने पड़े, जिन्हें पराजित करने के बाद भी अकबर अधीनता में न ला सका। तो इनमें मारवाड़ के राव चंद्रसेन है, मेवाड़ के राणा प्रताप का नाम लिया जा सकता है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर के साथ अपने संबंध स्थापित किए थे। संक्षेप में अधिकांश राजपूत राज्यों ने केंद्रीय सत्ता के साथ सहयोग की नीति का पालन किया। केवल कुछ ने ही, विशेषकर मेवाड़ के राणाओं ने अपनी स्वतंत्रता, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए केंद्रीय सत्ता के साथ प्रतिरोध की नीति अपनाई। इस प्रकार हम राजपूत और मुगल संबंधों में सहयोग और प्रतिरोध का जो विश्लेषण है वो हम इसमें करेंगे। तो आज का आगे के वीडियो में हम राजपूत और मुगलों के बीच जो पारस्परिक संबंध रहे सहयोग के, प्रतिरोध के, जिनमें प्रतिरोध के संबंधों के अंतर्गत हम हल्दी घाटी के युद्ध की भी चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो के अंतर्गत हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।